बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट सर्फ एक्सेल, बॉयकॉट अमेजॉन, बॉयकॉट सब्जी वाला, बॉयकॉट लॉजिक, बॉयकॉट डेमोक्रेसी जैसे चिंटू हैशटैग्स तो आपने हर दिन सुने या देखे होंगे। पर 18 से 20 जनवरी के बीच में जो हुआ उसकी आप कल्पना तक नहीं शायद कर पाएंगे। ट्विटर पर एक ट्रेंड किया गया हैशटैग मैरिज स्ट्राइक। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए हैं और ऐसा हैशटैग क्यों चला रहे हैं भाई, ये कहना क्या चाहते हैं, है ना। तो आपको बता दें कि इस ट्रेंड की जिम्मेदारी ली है एक संस्था ने जिसका नाम है सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन। वैसे नाम में रखा गया है, नाम में तो फैमिली फाउंडेशन है, पर बायो में के मुताबिक ये एक पैन इंडिया मेंस राइट्स ग्रुप है जो पत्नी पीड़ित अबला मर्दों की मदद करते हैं। और हैशटैग चलाने के पीछे इनकी वजह है दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे एक ऐतिहासिक हियरिंग के लिए, जिसमें मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के ऊपर गहमा गहमी डिबेट चल रही है। देश अपना 72nd रिपब्लिक डे मना रहा है और उसी संविधान जिसका जश्न मन रहा है आज, उसको अपडेट करने की बात चल रही है। एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है उसे चेंज करने के लिए, एक फंडामेंटल पॉइंट बदलने के लिए। एक तरफ वो हैं जो रेप को रेप मानते हैं, शादी के अंदर या शादी के बाहर, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो मर्द खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि महिलाएं फेक केसेस करेंगी, उनको तो अपने पतियों को जेल में देखने का शौक है। तो इसी से बचने के लिए शादी ही नहीं करेंगे ये लोग कह रहे हैं लॉजिक सिंपल है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। जवाब में महिलाएं भी कह रही हैं लगे रहो मुन्ना, पीछे मत हटना, गलती से भी शादी मत करना। ऐसे ट्रेंड चलाने के पीछे मानसिकता देखिए, समझना पड़ेगा। इन्हें महिलाओं के राइट्स की ना समझ है, ना ये कंसेंट का मतलब और इंपॉर्टेंस समझते हैं। और मैरिटल रेप तो रेप है ही नहीं इन लोगों के लिए, पता नहीं क्या है, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल। खैर, सोशल मीडिया पर तो बैटल ऑफ द सेक्सेस चलता रहेगा, पर हमारे लिए जरूरी है यह समझना कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस मामले में चल क्या रहा है, और साथ ही साथ समझना होगा कि मैरिटल रेप अभी तक क्राइम क्यों नहीं है, इसे क्रिमिनलाइज क्यों नहीं किया गया है, और इसके क्रिमिनलाइजेशन को लेकर सरकार और मेंस राइट एक्टिविस्ट के अंदर मन में उनके एप्रीहेंशंस क्या है, डर क्या है, शंका क्या है। देखिए, लीगल भाषा में रेप को क्लियरली डिफाइन किया गया है और इसकी परिभाषा को एक्सपैंड भी किया गया है। आज के डेट में किसी भी तरीके से फोर्स किया गया पेनिट्रेटिव एक्ट या एप्लीकेशन ऑफ द माउथ टू अ प्राइवेट पार्ट को रेप माना जाता है। इसे महिला की सहमति हो तब भी रेप माना जाएगा अगर यह सहमति डरा धमका के उपलब्ध की गई हो, या धोखे से, या फिर इस सहमति देते वक्त महिला अपने होश हवास में ना हो, या फिर महिला 18 साल से कम उम्र की हो। देखिए, यहां तक तो शायद आप समझ रहे हैं। आजकल वैसे में भी कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे लोग उसके बारे में जागरूक हो रहे हैं, और वो जमाना अब चले गया है जहां शाहरुख स्क्रीन पर गा सकता है तू हां कर या ना कर, तू है मेरी किरण। तब वो गाना रेज था, अब गाना रिलीज करोगे तो आउटरेज हो जाएगा, क्योंकि अब हम ये समझने लगे हैं नो मींस नो। खैर, अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। इस रेप कानून में 2 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। एक तो मेडिकल प्रोसीजर्स है, दूसरा जो कंट्रोवर्शियल एक्सक्लूजन है वो ये है कि खुद की पत्नी के साथ किए गए इंटरकोर्स को भी इस रेप कानून से बाहर रखा गया है, बशर्ते पत्नी 15 साल से कम उम्र की ना हो। और यही दूसरा वाला जो एक्सेप्शन है, इसको हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के सामने 2015 में कई पिटीशंस आई थी। उसके बाद कोविड के चक्कर में और दूसरे डिलेज के चक्कर में हियरिंग नहीं हुई, अब वो हियरिंग हो रही है। सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन मैरिज को रेप लॉ से एक्सक्लूड करने का तो एक ही मतलब है कि कानून के नजर में अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ बिना कंसेंट के बल का प्रयोग करके इंटरकोर्स करता है तो उसे रेप नहीं माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो बात दरअसल यह है कि हमारे बहुत सारे जो कानून हैं, हमारे कॉलोनियल पास्ट, अंग्रेजों की देन है। इसको समझने के लिए हमें कॉलोनियल लॉज की कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना होगा। मजेदार है लेकिन बहुत ट्रेजिक भी है। पहला, कि उस वक्त पुराने जमाने में इंग्लैंड के कानून में महिला को अपने पति का शैटल या पर्सनल पोजेशन की तरह ट्रीटमेंट मिलता था। अब आप में रफली मैं समझाऊं अगर, तो आप मान लीजिए कि आपके पास एक कार है और आप खुद जाकर अपनी कार को तोड़ देते हैं, तो ये क्राइम तो है नहीं।
पर कोई अगर आकर आपकी कार को ठोक देता है तो वो क्राइम है और इसकी एफआईआर भी दर्ज होगी, लेकिन कौन करेगा? कार नहीं, कार का मालिक करेगा, क्योंकि उसका नुकसान हुआ है कार के मालिक का। बस यही अवस्था थी पुराने जमाने में मिडीवल इंग्लैंड में एक औरत की। मिडीवल इंग्लिश लॉ में महिला को कार से ज्यादा और दर्जा नहीं मिलता था, पर्सनल पोजेशन थी वो। दूसरा, 1600s में इंग्लैंड के जज सर मैथ्यू हेल ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द प्लीज ऑफ द क्राउन में लिखा, द हस्बैंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ रेप कमिटेड अपॉन हिज लॉफुल वाइफ फॉर देयर म्यूचुअल कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट द वाइफ हैड गिवन अप हरसेल्फ इन दिस काइंड अपॉन हर हस्बैंड व्हिच शी कैन नॉट रिट्रैक्ट। सल्लू भाई की भाषा में बोले तो एक बार महिला ने कमिटमेंट दे दी तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुन सकती है। यानी शादी के लिए अगर हां कर दिया तो सेक्स के लिए परमानेंट कंसेंट दे दिया। कोई सेंस बनती है इस बात में? तीसरा, इंग्लैंड में लंबे समय तक डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर भी लागू होता था। इसके मुताबिक शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ एक हो जाते हैं, जैसा हिंदी पिक्चर में दो जिस्म एक जान। बट बिल्कुल वैसे ही इस डॉक्ट्रिन का के मुताबिक शादी करने से महिला की लीगल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती थी और वो हस्बैंड के लीगल एंटिटी में इनकॉर्पोरेट हो जाती थी, कंसोलिडेट हो जाती थी, जैसा कि आजकल बहुत चलता है, मर्ज हो जाती थी। और अगर हस्बैंड वाइफ कानून के नजर में एक ही लीगल एंटिटी है तो हस्बैंड अपने आप के साथ तो रेप नहीं कर सकता है। इनफैक्ट इंग्लैंड में 1707 के एक केस में कहा गया, इन रिटर्न फॉर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन द वाइफ ओड हर हस्बैंड अ कंसोर्शियम ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस व्हिच इंक्लूडेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। एक तरीके से यह अज्यूम कर लिया गया कि शादी का मतलब है हस्बैंड अपनी वाइफ को फाइनेंशियल एंड अदरवाइज सपोर्ट करेगी और बदले में वाइफ का फर्ज बनता है कि हस्बैंड से सेक्सुअल इंटरकोर्स पूरा करे। अब शादी का ऑब्जेक्टिव ही है बच्चे पैदा करना, है ना? तो सेक्स के लिए बना कैसे हो सकता है? और अगर बिना कंसेंट वाइफ के साथ इंटरकोर्स किया तो यह क्राइम कैसे हो सकता है? यह लॉ यह बात समझ ही नहीं पाया था पुराने जमाने में। अब सवाल यह है कि जो भारत आज गर्व से डीकोलोनाइज हो रहा है अपने आप को, अंग्रेजों की जो पुरानी छाप है वो मिटा रहा है, तो वो ऐसे लॉजिक पर क्यों अड़ा हुआ है, क्यों मान रहा है, जब अंग्रेजों ने खुद 1991 में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया था। इंग्लैंड के अलावा मैरिटल रेप को धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज अब क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 1981 में, कनाडा ने 1983 में, साउथ अफ्रीका ने 1993 में, और आज दुनिया में केवल 32 ऐसे देश हैं जहां ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है। उनमें से हमारा देश भी है और इस लिस्ट में बड़े विशाल किस्म के लोग हैं। हमारे इस लिस्ट में श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है। अब ये कोई बत्ती सी दिखाने वाली बात तो है नहीं। मतलब भूटान और नेपाल जैसे देशों ने भी ये क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है मैरिटल रेप को, पर हमारे यहां आज तक नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं हुआ है कि दूसरे कॉलोनियल लॉज को चेंज नहीं किया गया है। समय के साथ सोच बदलती है, समाज बदलता है तो कानून भी बदलते हैं। जैसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कंसेंसुअल सेम सेक्स रिलेशंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इसको एक बहुत बड़ा कदम माना जाता था और कोर्ट ने माना था उस समय कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के पास इक्वल राइट्स हैं। आपके और मेरे और सबके राइट्स इक्वल होने चाहिए और उन्हें भी लाइफ ऑफ डिग्निटी का अधिकार है। फिर 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इस कानून को डीक्रिमिनलाइज करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्री है और महिला की डिग्निटी को आहत पहुंचाती है, क्योंकि इसके मुताबिक महिला अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। बेसिकली अगर शादी से बाहर सेक्स कंसेंसुअल है तो वो क्राइम कैसे हो सकता है? हां, डिवोर्स का केस बन सकता है, लेकिन अपराध कैसे हो सकता है? इस बात से ही मैरिज स्ट्राइक वाले मर्दों को काफी दिक्कत है। उनके पोस्टर चीख चीख के अब कहते हैं, हैविंग सेक्स विद ओन वाइफ इज क्राइम, बट योर वाइफ हैविंग सेक्स विद समबडी एल्स इज नॉट अ क्राइम। इंडियन जुडिशरी इज अ जोक। अब इन चोमुओं को कौन समझाए कि इसमें एक बहुत बड़ा शब्द वो भूल जा रहे हैं, जो है कंसेंट। जहां कंसेंट है वो क्राइम नहीं है, जहां अडल्ट का कंसेंट नहीं है वो क्राइम है। शादी हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्ज कीजिए कि एक आदमी अपने वाइफ के साथ बिना कंसेंट के सेक्स करता है। मौजूदा कानून में वो रेप नहीं माना जाएगा, मगर वही आदमी उठकर अगले दिन बिना कंसेंट किसी और महिला के साथ सेक्स करता है तो तुरंत उसे रेप का केस लग जाएगा उसके ऊपर। आदमी ने अपनी पत्नी और किसी और औरत के साथ वही दुष्कर्म किया, पर एक केस में रेप है, दूसरे केस में नहीं है।
इसका मतलब हमारा मौजूदा कानून दोनों महिलाओं को अलग अलग नजर से देख रहा है। और हमारा संविधान हमें आर्टिकल 14 में गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। स्टेट का फर्ज होता है कि बिना डिस्क्रिमिनेशन हर नागरिक को एक समान प्रोटेक्ट किया जाए और एक समान लॉ एप्लीकेबल हो। दूसरी बात कंट्रोवर्शियल है, ध्यान से सुनिएगा, हाइपोथेटिकल केस है, लिटरली मत लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर एक सेक्स वर्कर भी कंसेंट अपना विड्रॉ कर लेती है, चाहे वो लेट स्टेज में ही क्यों ना हो, उसे आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, वरना रेप माना जाएगा, क्योंकि एक सेक्स वर्कर के पास भी डिग्निटी होती है, राइट टू से नो होता है। तो क्या एक शादीशुदा महिला के पास डिग्निटी नहीं है, अपनी बॉडी पर ऑटोनॉमी नहीं है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, राइट टू से नो नहीं है? अब ये सोचिए कि मौजूदा कानून के मुताबिक अगर कोई आदमी अपने वाइफ को थप्पड़ मार देता है तो उस पर केस बन सकता है, पर आदमी अपने वाइफ का रेप कर देता है तो उस पर केस नहीं बनेगा है। ये मत मुझसे कहिएगा कि अरे रेप के केस में फिजिकल वायलेंस का केस तो आप बना ही सकते हैं, क्योंकि रेप के केसेस में हर बार फिजिकल वायलेंस जरूरी नहीं है। तो लॉजिक के हिसाब से ये ओपन एंड शट केस होना चाहिए भाई, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दो, बात खत्म है, इसमें इतनी सोचने की क्या बात है। यहां आते हैं मेंस राइट ग्रुप और सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट को एक एफिडेविट में लिख के कहा कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने का मतलब होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिस्टर्ब करना। हैशटैग शादी खतरे में है। अब हमारे यहां महिलाएं सहन शक्ति का प्रतीक होती हैं, तो शादी जैसे पवित्र बंधन की जिम्मेदारी तो पूरी उनके कंधों पर ही होती है। तो भाई इसको बचाने के लिए थोड़ा सहन करना हो, थोड़ा एडजस्ट करना होगा तो कर लेंगी वो, है, यही लॉजिक है ना। और दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था कि आईपीसी में तो मैरिटल रेप पहले से ही कवर्ड है। अरे सेक्शन 498A है ना, विच डील्स विथ क्रूएल्टी बाय द हस्बैंड, मतलब किसी और के साथ किया तो रेप, अपनी पत्नी के साथ किया तो क्रूएल्टी। इस लॉजिक से आप किसी और को खून कर दे तो वो होगा मर्डर, अपनी पत्नी का खून होगा फिजिकल असॉल्ट। अब हम ऐसी लॉजिक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाई सरकार है, कुछ भी बोल सकती है? जब उनको लगेंगे कि उनके वोट्स खतरे में है तो वो कोई भी डिफेंस दे सकती है, क्योंकि मेंस राइट ग्रुप्स और बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं कि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज होने से फेक केसेस बढ़ जाएंगे, उनको जबरन बस ऐसे ही जेल जाना पड़ेगा, जैसा कि 498 के केसेस में होता है, डायरी के केसेस में होता है। और दिक्कत यह है कि 498 के केस में तो फिर भी क्रूएल्टी प्रूव करना होगा। केस फॉल्स पाए जाने पर कोर्ट कंप्लेनेंट को पिनलाइज कर सकती है, जैसा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2019 में किया। फेक रेप केस में फैसला तो करना बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन वैसे में भी सेक्सुअल होता है। वैसे भी हमारे देश में फेक रेप केसेस की कमी तो नहीं है, विच इज अ फैक्ट, ये कोर्ट्स ने भी ऑब्जर्व किया है, और यही है मेंस राइट एक्टिविस्ट का प्राइमरी कंसर्न। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय जो भी हो, इतना तो पक्का है कि आज न कल मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के तरफ हमें बढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई दुनिया भर में ये ट्रेंड है, देश और दुनिया आगे बढ़ रहे हैं, और हम अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया के साथ कितने देर में खड़े रहेंगे यार, एक ही ब्रैकेट में, शर्म की बात है। और जहां तक फेक केसेस का सवाल है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेक केस करने वाला खुद को अपने आप में जेल में पाता है, और लॉ का मिसयूज होना बोल के हम लॉ ही ना बनाए। अच्छे से अच्छा लॉ भी मिसयूज होता है, इसके लिए हमें चाहिए लीगल सेफगार्ड्स, जरूरत है एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की, जो हमारे कानून बनाने वालों को सोचना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि फेक केसेस कम हो। बाकी कुछ लोग मैरिज स्ट्राइक करना चाहते हैं तो भाई साहब वो करते रहें। वैसे में भी जो बंदा कंसेंट की लॉजिक नहीं समझता है, महत्व नहीं समझता है, उसके अच्छे दिन या उसकी अच्छी रातें आएंगी नहीं।